हेलो सर, एक 7 साल की लड़की आई थी तो उसमें एएसडी के सारे सिम्टम्स दिख रहे थे, जो कि उसका आई कांटेक्ट नहीं था, स्पीच डिले था। 2 साल के बाद, 2 साल तक वो बोलती थी, बट 2 साल के बाद उसने बोलना कम कर दिया। वो अकेले में एक ही मैगजीन को बार बार पलट पलट के देखती रहती है, बीच बीच में एबनॉर्मल साउंड्स निकालती है, और सोशल इम्पेयरनेस है, जैसे लोगों से मिलना मिलना जुलना कम है, या रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर है कि एक काम को करना है तो उसी काम को डेली डेली करना है। तो सर ये सारे सिम्टम्स तो सर एएसडी के हैं, तो आपने उसकी डायग्नोस एएसडी की क्यों नहीं की? हाँ, आज जो बच्ची हम लोगों के पास आई थी, जो 7 ईयर की बच्ची थी, उसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का डायड होता है। 2 तरह के लक्षण ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के होते हैं। पहला होता है हमारा कि बच्चे में सोशल कम्युनिकेशन के लेवल पर इम्पेयरमेंट हो, जो उस बच्ची में था। आई कांटेक्ट एट द एज ऑफ 7 ईयर बहुत ही ट्रांजिएंट ना के बराबर था। दूसरी चीज़, उस बच्ची में रेस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर भी थे। तो ये दोनों एएसडी के फेवर में थे। जैसा आपने बताया कि वो एक ही मैगजीन को पढ़ रही थी, एक ही मैगजीन में वो कुछ पिक्चर्स थी, उनको केवल देख रही थी। तो ये एएसडी के सारे सिम्टम उसमें मिल रहे थे। सोशल कम्युनिकेशन उसका बहुत पुअर था, कम्युनिकेट नहीं कर रही थी। और उसकी मदर ने बताया था कि 2 इयर्स के बाद उसकी स्पीच डिले होना शुरू हुई थी। ये दिक्कतें 2 साल तक तो वो बच्ची ठीक चली है, उसके बाद में उसके माइलस्टोन रिग्रेस हुए हैं, स्पीच डिले वगैरह उसके स्टार्ट हुए हैं। लेकिन केवल एएसडी के ये सारे सिम्टम मिल जाने पर हम एएसडी बोलें, इसके लिए हमें एक डायग्नोसिस और अपने दिमाग में रखनी होगी। पहली चीज़ कि हमने ये भी एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा, हमने उसकी हेड सरकमफेरेंस देखी थी। बच्ची का सर का साइज छोटा था, तो अपनी एज के अप्रोप्रिएट उसका हेड का साइज नहीं बढ़ा था। ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं उनमें हेड साइज, हेड सरकमफेरेंस जो होती है बच्चे की, वो नॉर्मल रहती है, वो रिग्रेस नहीं करती है। पहली चीज। दूसरी चीज जो है, आपने देखा होगा जब हमने उसको चला के देखा था तो गेट वाइड गेट था, बच्चा वाइडर गेट से बच्चा चल रहा था, यानी कि उसकी चाल देखने में एबनॉर्मल थी, वाइड बेस डकबिल की तरह बच्चा चल रहा था। और जबकि ऑटिज्म में ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा वाइड बेस्ड गेट से ही चले। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट थी कि जो हमने बहुत ध्यान से, अगर आपने देखा हो, कि उसकी बॉडी फैट बच्चे की लॉस हो रही थी। 7 ईयर पे बच्चे का जैसा होना चाहिए, तो सबकुटेनियस फैट हमने जब थिननेस स्किन फिल से देखी तो उसकी बॉडी फैट बहुत ही कम थी बच्चे के अंदर, और जो कि ऑटिज्म में जनरली नहीं पाई जाती है। ऑटिज्म के बच्चों में बॉडी फैट नॉर्मल रहती है। चौथी चीज जो उनमें आ रही थी कि उनकी मसल हाइपोटोनिक थी, मांसपेशियां एकदम टोन ढीली लूज आपको महसूस हो रही होंगी उसकी मांसपेशियां। तो ऑटिज्म के बच्चों में हाइपोटोनिया नहीं पाया जाता। इस हाइपोटोनिया के आधार पर ही हमारा माइंड इस चीज में डाइवर्ट हुआ कि ऑटिज्म के अलावा कुछ और चीजें इसमें हैं। तो मस्कुलर हाइपोटोनिया बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था बच्चे का। ठीक है। छठी चीज इसमें जो हम लोगों ने ध्यान दी कि लेग स्टिफ थे बच्चे के, पैर इसके बहुत स्टिफ थे जब चल रही थी। तो आपने देखा होगा लेग स्टिफनेस बच्चे में बहुत ज्यादा थी। ठीक है ना। तो लेग स्टिफनेस ऑटिज्म का फीचर नहीं है। जनरली ऑटिज्म के बच्चों में लेग स्टिफनेस नहीं मिलती है। तो आपने देखा कि ग्रोथ रिटार्डेशन भी थी। ये बच्ची थी तो 7 ईयर की मदर के बताने के अनुसार, लेकिन ये बच्ची देखने में हमें लग रही थी जैसे 4 ईयर के नियर अबाउट हो। ठीक है ना। यानी ग्रोथ इसकी 7 ईयर के अकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं थी, ना तो बच्ची की लंबाई ना बच्ची का वेट। तो 7 ईयर के अकॉर्डिंग इसका ग्रोथ रिटार्डेशन क्लियर था कि बच्चे में ग्रोथ रिटार्डेशन है। जबकि ऑटिज्म के हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें ग्रोथ रिटार्डेशन मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना। छठी चीज ये थी कि जो हमें इसके जो सिम्टम मिल रहे थे कि बच्ची जो है थोड़ा सा डिप्रेशन वाले टेंडेंसीज की भी थी, और एग्रेसिव बिहेवियर भी था बच्ची में, हालांकि वो ऑटिज्म में भी मिल सकता है। ठीक है। तो और फीमेल इसका जो है, बच्ची फीमेल थी है। तो ये सारे लक्षण, स्पेशली मस्कुलर हाइपोटोनिया का लक्षण, वाइड बेस्ड गेट का लक्षण, ठीक है। हाँ, ये लक्षण रेट सिंड्रोम की तरफ जाते हैं, जिसमें एएसडी के भी सिम्टम पाए जाते हैं, प्लस ये सारे फीचर्स भी पाए जाते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। तो इसीलिए हमने इसकी डायग्नोसिस एएसडी नहीं रखी। हालांकि एएसडी के सिम्टम रेट सिंड्रोम में मिलते हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ये फीचर्स जो अभी हमने डिस्कस किए ये मिलते हैं। एएसडी आप जानते हैं कि मेल्स में ज्यादा कॉमन है, लड़कों में 4 गुना ज्यादा होता है।
जबकि रेट सिंड्रोम फीमेल बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। जबकि ASD के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बच्चे की नॉर्मल रहती है, रेट सिंड्रोम में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बच्चे की बहुत पुअर रहती है। जनरली यंग एडल्टहुड तक बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, मैक्सिमम यंग एडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। और तीसरी चीज़ डायग्नोसिस के लिए देखिए दोनों में ही क्लिनिकल क्राइटेरिया ही है। अभी तक प्रैक्टिकली क्लिनिकल आधार पर ही हम ऑटिज्म को रेट सिंड्रोम से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दोनों में कंफ्यूजन होने की क्या वजह रही, जैसे आपने जो सवाल पूछा उसका वजह था कि 2 इयर्स पर ही रिग्रेशन स्टार्ट होता है। तो ऑटिस्टिक रिग्रेशन भी 2 इयर्स पर ही स्टार्ट होता है और रेट रिग्रेशन भी 2 इयर्स पर ही नियरली स्टार्ट होता है। दोनों के लक्षण सेम एज से स्टार्ट होते हैं। 2 इयर्स तक दोनों बच्चे नॉर्मली दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर पाएंगे, उसके बाद रिग्रेशन स्टार्ट होता है इन बच्चों में। अच्छा, एक जेनेटिक टेस्ट है MECP2 जीन म्यूटेशन डिफेक्ट। तो ये रेट सिंड्रोम के नियरली 85% बच्चों में MACP2 जीन म्यूटेशन देखा गया है, जो कि ऑटिज्म के बच्चों में नहीं देखा गया। ऑटिज्म में जीन म्यूटेशन MACP2 आइडेंटिफाइड नहीं है। हालांकि जीन म्यूटेशन वाले क्राइटेरिया के आधार पर हम रेट सिंड्रोम की डायग्नोसिस नहीं लिखते हैं, हम क्लिनिकल आधार पर ही रेट सिंड्रोम की डायग्नोसिस लिखते हैं। और ऐसे थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमारी दोनों चीज़ों में सिमिलरिटी आ जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा जो हम थेरेपी देंगे उसमें हमें बच्चे को बिहेवियर थेरेपी ही देनी है, क्योंकि ASD के सिम्टम दोनों ASD में भी हैं और रेट सिंड्रोम में भी। तो हमें बच्ची को बिहेवियरल थेरेपी भी देनी है, हमें बच्ची को सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी देनी है, फिजियोथेरेपी भी बच्चे को देनी है, ठीक है ना। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी हम बच्चे में यूज करेंगे। तो थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीज़ों में सिमिलरिटी है, लेकिन डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो बोला कि सारे के सारे सिम्टम ASD के मिल रहे हैं, लेकिन